डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोन के अंदर सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। प्रोन है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का जंतु है और आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन है वो टेक्टाइल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, स्टेटोसिस्ट, प्रोन के अंदर स्टेटोसिस्ट पाया जाता है और इसके अलावा कंपाउंड आई मिलती है। आर्थ्रोपोडा फाइलम है आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही कंपाउंड आई पाई जाती है। एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं कंपाउंड आई को। कंपाउंड आई संयुक्त नेत्र बोलते हैं हिंदी में उसको, और ये कंपाउंड आई बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स की बनी होती है और प्रत्येक यूनिट से वो देखने का काम करती है, इमेज बनाती है और वो सारी की सारी इमेज आकर के और वो नर्व फाइबर्स के द्वारा ब्रेन में जाती है और कोई भी चित्र होता है उसका एनालिसिस होता है। यहाँ पर जो कंपाउंड आई है उसकी पोजीशन क्या है? रोस्ट्रम जो है, रोस्ट्रम का जो आधार होता है, बेस जहाँ से रोस्ट्रम निकलता है, वहाँ पर स्केलेटन में उसका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें एक खांच होती है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल नोज। पहले वीडियो में अपन ने जिक्र भी किया इसका। उस ऑर्बिटल नोज से एक वृंत बाहर निकलता है और उस वृंत के ऊपर है वो एक ब्लैक कलर की आई लगी होती है। दो आई पाई जाती है, तो दोनों साइड के अंदर दो आई होती है। वो आई जो लगी रहती है वो एक स्टाक के ऊपर लगी रहती है, एक वृंत होता है, उस वृंत के ऊपर वो आई लगी रहती है और उस वृंत के अंदर दो सेगमेंट होते हैं। दो सेगमेंट, एक सेगमेंट ये है और दूसरा सेगमेंट ये है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चार सेगमेंट है, जबकि ये चार सेगमेंट नहीं है, ये केवल दो सेगमेंट है। सेगमेंट तो ये है और एक ये सेगमेंट है। यहाँ पे टू सेगमेंटेड स्टाक होता है। तो ये बीच में आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है, ये आर्थ्रोपोडा का लक्षण है। आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन पाई जाती है कंकाल के अंदर, और कंकाल के अंदर जो प्लेट्स पाई जाती है वो प्लेट्स आपस में आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है और उसी आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन की वजह से कोई भी संरचना है उसका आगे पीछे मूवमेंट होता है। इस आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन की वजह से वो आई अपनी 360 डिग्री के ऊपर घुमा सकता है और चारों ओर वो देख सकता है। तो ये आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है, ये आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है और ये आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है। उस वृंत के ऊपर एक ब्लैक कलर की आई लगी रहती है और उस आई को अपन देखें तो उसके ऊपर बहुत सारे फैसेट्स दिखाई देते हैं, खाने दिखाई देते हैं। चौकोर खाने नहीं होते, हेक्सागोनल होते हैं, षटभुजीय है, उसके ऊपर खूब सारे खांचे दिखाई देते हैं और उन प्रत्येक खांचे के नीचे एक ओमेटिडिया होता है। यानी प्रत्येक कंपाउंड आई है वो बहुत सारे ओमेटिडिया से मिलकर बनी होती है। अब प्रत्येक ओमेटिडिया एक यूनिट है और वो प्रत्येक ओमेटिडिया वो देखने का काम करता है और सारे के सारे ओमेटिडिया का जो इमेज बनता है वो एक कंबाइंड मिलकर के इमेज बनता है। तो यहाँ पर अपन एक ओमेटिडिया को पढ़ते हैं तो पूरी कंपाउंड आई की संरचना अपने समझ में आ जाएगी। एक कंपाउंड आई देखें तो ये एक कंपाउंड आई अपन ने यहाँ पर ये दो ओमेटिडिया दिखा रखे हैं, एक और दो ओमेटिडिया। प्रत्येक ओमेटिडिया के ऊपर कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया है। तो कॉर्निया क्या है? एक्चुअली में क्यूटिकल है, वही थिक होकर के क्या बनाती है? कॉर्निया बनाती है। और उस कॉर्निया के नीचे दो सेल होती है जिनको कॉर्निएजन सेल बोलते हैं। कॉर्निएजन सेल यानी कॉर्निया को बनाने वाली सेल, यही सीक्रेशन के द्वारा क्या बनाती है? कॉर्निया बनाती है। ये कॉर्निया बार समय समय पर है वो उतरता रहता है और ये कॉर्निएजन सेल है वो नई कॉर्निया बना रहता है। कॉर्निया के नीचे ये ओमेटिडिया दिखा रखा अपन ने। इस ओमेटिडिया के अंदर क्या है? सबसे पहले चार सेल है इसके अंदर, 1, 2 और 2 इसके पीछे, तो चार सेल पाई जाती है, लंबी सेल होती है। इनको कोन सेल बोलते हैं, ये कोन सेल कहलाती है। कॉर्निएजन सेल के नीचे चार क्या पाई जाती है? कॉर्निएजन सेल। और वो कॉर्निएजन सेल है वो एक रेहेब्डोम के ऊपर टिकी होती है। अब रेहेब्डोम क्या है? रेहेब्डोम एक छड़नुमा संरचना होती है जिसके ऊपर आकर के ये कोन सेल टिकी रहती है। प्रत्येक कोन सेल के बीच में क्या पाया जाता है? क्रिस्टलाइन कोन, लिक्विड बनाता है जिसको अपन ने क्रिस्टलाइन कोन कहते हैं। ये इतना पोर्शन है वो क्या कहलाता है? डाईऑप्ट्रिकल रीजन कहलाता है, क्योंकि यही पोर्शन है वो पोर्शन है जो लाइट को फोकस करने का काम करता है और उस लाइट को बाद में एक्सेप्ट ये वाला पोर्शन करता है। तो इस पोर्शन का नाम क्या दे रखा है अपन ने? रिसेप्टर रीजन। तो इसके अंदर इसको अपन ने दो रीजन में डिवाइड कर रखा है। प्रत्येक रेहेब्डोम
कोन सेल के नीचे क्या है, रैप्डोम, और रैप्डोम को घेरे हुए 7 कोशिका पाई जाती है। इसके अंदर 7 सेल्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोशिका इस रैप्डोम को चारों तरफ से घेरी रहती है। उसको अपन रेटिनल सेल बोलते हैं, रेटिनल कोशिका। ये रैप्डोम, सारे ओमिटिडिया का रैप्डोम एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या निकलते हैं, नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर्स दिखा रखे हैं। ये नर्व फाइबर्स आकर के ऑप्टिक गैंग्लियन से जुड़ते हैं, और फिर दोबारा इसमें से नर्व फाइबर निकलते हैं, और वो नर्व फाइबर फिर एक ऑप्टिकल गैंग्लियन से जुड़ते हैं, और फिर उस ऑप्टिकल गैंग्लियन से खूब सारे नर्व फाइबर मिलकर के एक मोटी नर्व का निर्माण करते हैं, जिसको अपन ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है, और एक चित्र का एनालिसिस होता है। तो प्रत्येक ओमिटिडिया की ये आपने संरचना बताई। अब ये ओमिटिडिया, प्रत्येक ओमिटिडिया एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, और उनको सेपरेट करने का काम कौन करता है, पिगमेंट सेल। पिगमेंट सेल, तो ये पिगमेंट सेल है वो 2 प्रकार की है। देखिए, एक आइरिस पिगमेंट। आइरिस पिगमेंट कौन सा है, जो डाइऑप्ट्रिकल रीजन में पाया जाता है, वो आइरिस पिगमेंट है। ये आइरिस पिगमेंट है, ये आइरिस पिगमेंट है, और ये आइरिस पिगमेंट। इस आइरिस पिगमेंट की वजह से ही ओमिटिडिया है वो पृथक रहते हैं। जो रिसेप्टर रीजन है उसमें भी पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है, रेटिनल पिगमेंट, और वो रेटिनल पिगमेंट है वो रैप्डोम के दोनों तरफ पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ओमिटिडिया पाए जाते हैं, खूब सारे ओमिटिडिया होते हैं। अब इसमें इमेज कैसे बनती है, अपन उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे प्रोन के अंदर जो इमेज बनती है उसको मोजेक इमेज बोलते हैं। मोजेक इमेज। मोजेक इमेज का मतलब होता है पच्ची का, मोजेक का मतलब होता है पच्चीकारी। जैसे आपने कई बार कई कपड़े देखे हो जिसमें एक ही जगह पर कई कलर होते हैं, या आपने कोई पत्थर की कारीगरी देखी है, उसके ऊपर खूब सारे लाल नीला काला पीला रंग का एक ही जगह खूब सारे पत्थर लगाए होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पच्चीकारी। तो यहाँ पर उसी प्रकार का एक भी इमेज बनता है जिसको इमेज बोलते हैं। अब ये इमेज प्रोन के अंदर 2 तरीके से बनती है। जब वो लाइट में होता है तब अलग तरीके से बनती है, जब वो अंधेरे में होता है तब अलग तरीके से बनते हैं। तो जब डार्क में होता है, ये डार्क रीजन की बता रखी है अपन ने, डार्क रीजन में जब होता है तो ये इस प्रकार से इमेज बनती है। और जब वो लाइट में होता है, प्रकाश में होता है, तब इस प्रकार की इमेज बनती है जिसको बोलते हैं अपोजिशन इमेज। डार्क में बनती है सुपरपोजिशन इमेज, और लाइट में जब वो होता है तब क्या बनती है, अपोजिशन इमेज। दोनों को चित्रों को देखने से एक अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। वो क्या है, अंतर ये है कि ये क्या है, कॉर्निया, ये क्या दिखा रखी है, कॉर्निएजन सेल दोनों में है। ये रैप्डोम दोनों के अंदर दिखा रखा है। बट डिफरेंस क्या है, ये आइरिस पिगमेंट में, ये आइरिस पिगमेंट बहुत लंबा है और ये आइरिस पिगमेंट है वो बहुत छोटा है। वजह, लाइट में पिगमेंट है वो फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है। तो ये फैल करके देखिए रैप्डोम तक आ गया पिगमेंट। और यहाँ डार्क में, तो यहाँ पर डार्क में होने की वजह से क्या होगा, पिगमेंट है वो छोटा रह जाता है। ये दोनों इस डायग्राम में फर्क है। अब इसमें इमेज कैसे बनती है, देखिए मान लीजिए यहाँ का ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको अपने को देखना है। जंतु को जब देखेगा तो यहां से लाइट सीधी कहां पर गई, रैप्डोम में। तो रैप्डोम में इस पोर्शन का क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का चित्र बन जाएगा। दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए यहां से देखना है इसको, जंतु को, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, यहां से ये आई और उसके बाद में ये किस पे टकरा गई, आइरिस पिगमेंट पे। और आइरिस पिगमेंट पे टकराने के बाद में वापस परावर्तित होती है और थोड़ी ऑब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी परावर्तित होती है, रिफ्लेक्स होती है, और रिफ्लेक्स होकर के ये रैप्डोम में प्रवेश कर गई। मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये यहां आइरिस पिगमेंट पे टकरा गया, कुछ लाइट ऑब्जॉर्ब हो गई, लेकिन फिर ये कहां पर पहुंच गया, रैप्डोम पे। तो इसका मतलब यहां का भी उसको दिखाई दे रहा है, मतलब जो सीधी किरणें आ रही है वो भी ऑब्जॉर्व कर रहा है, और जो टेढ़ी आ रही है वो भी रैप्डोम पर आ रही है। तो जंतु को सारा का सारा ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इसको देखना है, तो हर जगह से आने वाली, यहां से देखिए आप, ये यहां ऑब्जॉर्व हो गई, ये यहां।
तो हर जगह से आने वाली यहाँ पर लाइट अब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा जंतु को, तो वो क्या बनेगा, कंप्लीट बनेगा। कंप्लीट का मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो उसको दिखाई देगा, बट ओपेक होगा, धुंधला बनेगा। धुंधला क्यों बनेगा, क्योंकि सीधी भी रेखा आ रही है, ठीक है, और डायरेक्ट जो लाइट आ रही है वो भी आ रही है, और जो तिरछी आ रही है वो भी इसके अंदर आ रही है, तो वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन इमेज। इसमें क्या होगा, चित्र तो पूरा दिखेगा, जंतु को जो देखना चाहता है उसको वो पूरा दिखेगा, लेकिन क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा। लाइट में क्या होगा, यहां पर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, डायरेक्ट वाला आ गया, ये डायरेक्ट वाली लाइट आ गई, ये डायरेक्ट वाली लाइट सारी की सारी आ गई जैसे उसमें आई थी। लेकिन यहां पर मान लीजिए कोई लाइट तिरछी आती है इस ऑब्जेक्ट की, तो ये क्या होगा, यहां टकरा गई, ऑब्जर्व हो गई लाइट, काफी ऑब्जर्व हो गई, लेकिन बाद में उसके बाद में फिर यहां टकरा गई है, परावर्तित जब होती है तो यहां टकरा जाती है। तो इसका मतलब ये पिगमेंट क्या करता है, उस रेज को, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, रेबडोम तक आगे तक पहुंचने ही नहीं देता है। तो यानी ये लाइट यहाँ पर ऑब्जर्व, जैसे मान लीजिए ये आया लाइट और फिर ये यहाँ पर आ गई, यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ पर प्रवेश करी, पिगमेंट लंबा होने की वजह से पिगमेंट क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। अब इस जंतु को कौन सा चीज दिखाई देगा, केवल मात्र ये और ये, यानी जो सीधी लाइट आई है वो यहाँ पर उसका केवल चित्र बनेगा। तो इसका मतलब जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, इनकम्प्लीट चित्र बनेगा। लेकिन जो बनेगा वो एकदम से क्या बनेगा, क्लियर बनेगा, एकदम से साफ दिखाई देगा उसको। लेकिन वो जंतु को टुकड़ों में दिखाई देगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखना है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखना है तो उसका इतना पोर्शन दिखाई देगा, फिर इतना नहीं दिखाई देगा, फिर इतना पोर्शन दिखाई देगा। तो जंतु को जो चित्र बनेगा वो क्या बनेगा, इनकम्प्लीट। लेकिन जितना बनेगा वो बिल्कुल क्लियर बनेगा। यहाँ पर क्या कंप्लीट बनेगा लेकिन धुंधला बनेगा। तो ये सुपरपोजिशन इमेज डार्क यानी अंधेरे यानी रात के समय में बनती है, और ये अपोजिशन इमेज है जो कि लाइट में यानी दिन के समय में बनती है। तो इस प्रकार से इसमें कंपाउंड आई के द्वारा दिखाई देता है, क्योंकि एक आई के अंदर खूब सारे ओमिटिडिया और सारे ओमिटिडिया देखने का काम करते हैं, और सबका चित्र वो आगे जाकर, क्योंकि सारे के सारे ओमिटिडिया लास्ट में क्या है, एक ऑप्टिक नर्व से जुड़े हुए हैं, और वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन को जाती है और इमेज का एनालिसिस होता है। सेकंड अपना सेकंड जो आता है स्टेटोसिस्ट। प्रोन के अंदर अपने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था कि प्रोन के अंदर ये एक क्या पाया जाता है, एंटीन्यूज। एंटीन्यूज में क्या है, बेसिस होता है, कोक्सा होता है और स्टेटोसिस्ट होता है, सॉरी प्रीकोक्सा होता है। अमूमन दो ही खंड होते हैं, बेसिस और कोक्सा, लेकिन यहां पर क्या पाया जाता है, प्रीकोक्सा। किसमें, एंटीन्यूल के अंदर। इस प्रीकोक्सा के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है, उसका नाम क्या है, स्टेटोसिस्ट। संतुलन पुट्टिका बोलते हैं, जो संतुलन बनाने का काम करती है। यहां पर ये देखिए, ये क्या है, एंटीन्यूलरी नर्व है। एंटीन्यूलरी नर्व आ रही है जो एंटीन्यूल्स को आती है। इस एंटीन्यूल से एक लाइन, ये देखिए, ये बीच में अपन दिखा रखी है, ये स्टेटिस्टिक नर्व है। ये जो दिखा रखी है वो स्टेटोस्टिक नर्व है, जो कि स्टेटोसिस्ट के अंदर जाती है। इसको अपन यहां लेते हैं, एक स्टेटोसिस्ट को, इसके ऊपर बाहर डबल लेयर होती है मेम्ब्रेन की। बीच के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जो बीच के अंदर, इसके अंदर शेड पार्टिकल्स पड़े रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कण हो सकते हैं, कैल्शियम फास्फोट के हो सकते हैं। उन सभी कणों को, मिट्टी भी हो सकती है, उन कणों को क्या बोलते हैं, स्टेटोलिथ। और उसके चारों तरफ खूब सारी ब्रिसल्स पाए जाते हैं। ये अपन ने क्या दिखा रखे, ब्रिसल्स है। इन ब्रिसल्स के ऊपर खूब सारे छोटे छोटे रोम लगे हुए हैं। तो जब जंतु तैर रहा है पानी के अंदर, अगर वो टेढ़ा हो जाता है तो उसकी एंटीन्यूल भी टेढ़ी होगी। एंटीन्यूल टेढ़ी होगी तो उसकी प्रीकोक्सा के अंदर जो स्टेटोसिस्ट है वो भी टेढ़ा होगा। उसके टेढ़ा होने से क्या होगा, ये सैंड पार्टिकल्स इन फाइबर्स के ऊपर गिरेंगे। इनके ऊपर गिरेंगे तो इन फाइबर्स को क्या मिल गया, एक आवेग मिल गया, स्टिमुलस मिल गया, जिससे क्या होगा, इनके अंदर एक आवेग उत्पन्न हो जाएगा, नर्व इंपल्स उत्पन्न हो जाएगी। और सभी के नर्व इंपल्स से ये आगे जाकर के सबकी सारी की सारी ये मिलकर के क्या बनाएगी, स्टेटोसिटिक नर्व है। और वो नर्व क्या जाएगी, ब्रेन को, और जंतु को आभास होगा कि मैं टेढ़ा हो गया हूं, तो वो अपने आप उसको सीधा कर लेता है। तो ये बैलेंस बनाने का काम करती है कौन, स्टेटोसिस्ट।
स्टेटोसिस्ट में क्या होता है, बीच में सेंट पार्टिकल्स है जिसी को अपन ने क्या कहा, स्टेटोलिथ बोला है। और यहाँ पर क्या सेंसोरी सिटी है, खूब सारी ये सेंसोरी सिटी है, उसके ऊपर छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, ब्रिसल्स लगे हुए हैं। तो जब जंतु टेढ़ा हो जाता है तो ये पार्टिकल्स किसके ऊपर गिरेंगे, इन सेंसोरी सिटी के ऊपर। तो इनको आवेग मिल गया, वो आवेग इनमें से होकर के प्रत्येक के अंदर से नर्व निकलती है और वो नर्व सारी की सारी मिलकर के क्या बनाती है, स्टेटोस्टेटिक नर्व है। और वो स्टेटोस्टेटिक नर्व है वो ब्रेन को जाएगी और जंतु का आभास हो जाता है कि मैं इम्बैलेंस्ड हूँ। तो इस प्रकार से ये संतुलन बनाने का काम करती है स्टेटोसिस्ट। नेक्स्ट आता है टेक्टाइल ऑर्गन। अब ये टेक्टाइल ऑर्गन अपन ने देखा है, बहुत सिंपल है। टेक्टाइल ऑर्गन किस में मिलता है, इन्हीं एंटीन्यूल्स के ऊपर टेक्टाइल ऑर्गन मिलते हैं। टेक्टाइल का मतलब होता है टच के प्रति जो सेंसिटिव हो, स्पर्श ग्राही हो। अब ये स्पर्श ग्राही में क्या होता है कि ये रोमनुमा संरचना बाहर निकली रहती है, इसके दो भाग होते हैं। नीचे वाला फुला हुआ पोर्शन है उसको शाफ्ट बोलते हैं, और शाफ्ट के ऊपर एक बड़ा सा व्रंथ लगा रहता है, उसमें छोटे छोटे बारब निकले रहते हैं। तो ये टोटल की संरचना एक बारब कहलाती है। और ये शाफ्ट है, कहाँ से निकलता है, एंटीन्यूल के ऊपर जो क्यूटिकल है, ये यहाँ पर अपने क्यूटिकल दिखाई है, और यहाँ इस क्यूटिकल से ये बाहर निकलता है। ये यहाँ पर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जिससे इसका मूवमेंट होता है। तो ये स्पर्श के प्रति है वो सेंसिटिव होता है, तो ये स्पर्श ग्राही पाए जाते हैं। इसी तरीके से ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या करेंगे, रसायन ग्राही है, सूंघने का काम करेंगे। सेम संरचना इसमें, यहाँ पर भी वही शाफ्ट है, लेकिन यहाँ पर खूब सारे बार्ब लगे हैं, वो नहीं है। यहाँ पर एक नाइफ के समान एक संरचना निकली जिसको ब्लेड बोलते हैं। तो एक ब्लेड होता है, शाफ्ट होता है, यही वही है, सेम क्यूटिकल से निकला होता है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है ताकि उसके अंदर मूवमेंट हो सके। तो ये रसायन ग्राही का काम करता है, तो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ा है, एक तो स्टेटोसिस्ट, एक टेक्टाइल ऑर्गन, एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, और एक है पूरी कंपाउंड आई की संरचना अपन ने पढ़ी है। तो इस प्रकार से इसके अंदर पूर्ण विकसित या काफी विकसित है वो सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। ये यहाँ पर सेंस ऑर्गन इसके कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।